हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका, इसकी संरचना, इसके कार्यों, कोशिका विभाजन आदि प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान के जनक या पिता रॉबर्ट हुक। पुस्तक माइक्रोग्राफिया। सेल मधुमक्खी के छत्ते में सबसे पहले बार देखा गया था। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका जैविक रासायनिक यौगिकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका का अपना जीव द्रव तथा केंद्रक होता है। ये रहा कोशिका। इसमें कोशिका द्रव है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं। केंद्रक है और केंद्रक द्रव्य है। जीव द्रव, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले देखा कॉर्क में छाल में मृत कोशिका को देखा गया था। जीवित कोशिका के खोजकर्ता लीवेनहॉक 1674 में इन स्पायरोगायरा में तालाब का रेशम कहता है, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव द्वारा यह बताया गया कि नई कोशिकाएं शरीर में पहले से मौजूद पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। कोशिका सिद्धांत के जनक स्लाइडेन तथा स्वान ने। प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवित जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका का अपना एक केंद्रक होता है जो इसका मुख्य कार्य करता है। कोशिका का आकार, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.15 mu, पीपीएलओ प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन में। कोशिका विज्ञान, कोशिका के प्रकार संख्या के आधार पर एक कोशिकीय, इनका शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, युग्लिवा। बहुकोशिकीय, इनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल पौधे तथा जंतु। केंद्रक की संरचना के आधार पर ख प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रकृति में सरल अथवा अल्प विकसित होती है। इनमें केंद्रक अल्प विकसित होते हैं तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इनमें नग्न डीएनए पाया जाता है बिना हिस्टोप्रोटीन के। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, तारकाय इत्यादि जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिकाएं श्वसन मीसोसोम में होता है। एग्जाम्पल जीवाणु तथा माइक्रोप्लाज्मा। ख यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रकृति में जटिल तथा पूर्ण विकसित होती है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के साथ उपस्थित होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम्पल पौधा तथा जंतु। कोशिका विज्ञान क्लास 4। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा, यह कोशिका की जीवित झिल्ली होती है। खोजकर्ता कार्ल नेगली तथा क्रेमर 1855 में कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से तथा कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा जल से मिलकर बनी होती है। VVI, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध मॉडल
सरल मोज़ेइक मॉडल है जिसे 1972 में सिंगर तथा निकोलसन द्वारा दिया गया है। कार्य या कोशिका का अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अभिवहन आवागमन में मदद करती है। द्रव्य पदार्थ का पिनोसाइटोसिस और ठोस पदार्थ को फाइगोसाइटोसिस। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिकांगों का सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोसेस प्रासरण लिक्विड सब्सटेंस और विसरण में गैस सब्सटेंस। सेल वॉल कोशिका भित्ति यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 में। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज प्रोवाइड 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कोशिका भित्ति की 4 परतें होती हैं। पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा द्वितीयक कोशिका भित्ति सेलुलोज पेक्टिन तथा लिग्निन से निर्मित होती है। तीसरा तृतीयक कोशिका भित्ति जाइलिन पदार्थ से निर्मित होती है। चौथा मध्य पटल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन से निर्मित होती है। मुख्य कार्य कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका की सुरक्षा, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। केंद्रक खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। यह एक गोलाकार संरचना है जो कोशिका के मध्य में स्थित होती है। कोशिका केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका में आरएनए राइबोसोम का निर्माण होता है। मुख्य कार्य कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। केंद्रक खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। यह एक गोलाकार संरचना है जो कोशिका के मध्य में स्थित है। ये फिगर रहा। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है जो कोशिका के सभी क्रियात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इनमें छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है। यह केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। पोर्स केंद्रक में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव कहा जाता है जो प्रोटीन, फास्फोरस तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है जो कोशिका विभाजन के समय मोटे होकर गुणसूत्र में बदल जाते हैं। ये हिस्टोप्रोटीन, नॉन हिस्टोप्रोटीन तथा डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करती तथा राइबोसोम का निर्माण करती है। कोशिका में बाहर के में केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, क्रोमैटिन धागेनुमा, केंद्रिका, आरएनए, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर द्वारा कीटों की पेशियों में देखा गया है। खोजकर्ता इसका वर्णन 1890 में अल्टमैन तथा फ्लेमिंग द्वारा किया गया है तथा इसे बायोप्लास्ट कहा गया है। सी बेंडा के द्वारा 1897 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है जिसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिससे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में केफ चक्र की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सतह जिसे F0 या F1 कण अथवा ऑक्सीसोम कहते हैं, इसमें ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है। एमएनसी में केंद्रक उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंड सी से क्या होता है, साइटोप्लाज्म, पता नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। 70 इस प्रकार के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए होते हैं।
प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 के बीच होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन: प्रोटीन 65 से 70%, फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5% और डीएनए कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर: क्रिस्टी डीएनए, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम 17S, F0 F1, एटीपी फेज, F0 प्रोटीन, F1 प्रोटीन। लवक: यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज हेकल के द्वारा की गई है। इसका नामकरण सिम्पर के द्वारा किया गया है। लवक के प्रकार: पहला अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवर्णिक लवक या ल्यूकोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं तथा जड़ों तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थों का संचय करने का कार्य करते हैं। अवर्णिक लवक एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रह, इलायोप्लास्ट में वसा का संग्रह, यूरोलोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संचय। क्रोमोप्लास्ट या वर्णिक लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो मुख्यतः फलों तथा फूलों में पाए जाते हैं। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लवक हैं। इनका हरा रंग इसमें उपस्थित वर्ण हरित के कारण होता है। शैवाल के हरित लवक को क्रोमैटोफोर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट समानता उन्हीं भागों में पाया जाता है जो प्रकाश में रहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन से निर्मित वाली संरचना होती है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसमें स्ट्रोमा कहा जाता है। इनमें सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे ग्रेन या ग्रेना कहा जाता है। किसी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम की संख्या 40 से 60 होती है। प्रत्येक ग्रेनम की चपटी संरचना को थाइलोकाइड कहा जाता है। प्रत्येक ग्रेनम में थाइलोकाइड की संख्या 10 से 100 होती है। ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना लैमिला कहलाती है। इसका अपना डीएनए होता है, एमएनसी का। इसमें स्वायत्त अंग अथवा कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम में प्रकाशीय विक्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय विक्रिया होती है। कुल क्लोरोप्लास्ट का 75% भाग क्लोरोफिल ए तथा 25% भाग क्लोरोफिल बी में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर खोजकर्ता पोटर 1945 में यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों की आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये सक्रिय कोशिकाएं अर्थात इनमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन इत्यादि का संश्लेषण या स्राव अधिक होता है। इनमें अधिक विकसित होती है जैसे यकृत, अग्नाशय इत्यादि। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। एसईआर में वसा का संश्लेषण, आरईआर में राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कार्य: यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संबंधित रखता है। यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिकाओं में कंकाल की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थों का अभिवहन करता है। यह केंद्रक के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण बना कर रखता है। एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम केंद्रक झिल्ली, केंद्रक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी
1898 में यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों की आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह चपटी मुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना है। इसमें लाइपोकॉन्ड्रिया, इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रावन करना गोल्गी काय का मुख्य कार्य है। यह अंतःप्रदवी जालिका में बने हुए पदार्थ प्रोटीन वसा को पैक करती है। पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर करती है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। यह एक्रोसोम के निर्माण में सहायक। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका पत्ती के निर्माण में सहायक है। यह विशेष परिस्थितियों में सरल शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तित करती है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। एक्रोसोम स्पर्म के ऊपर के भाग में होता है। राइबोसोम खोजकर्ता पोलैंड 1955 में यह प्रोटीन तथा आरएनए का बना होता है। यह अंतःप्रदवी जालिका में बिखरी हुई अवस्था में तथा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जब यह समूह में पाया जाता है तो यह पॉलीसोम अथवा पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम के प्रकार 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का, 50S या 30S, 80S यूकैरियोटिक कोशिका, 80S, 60S या 40S। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, इसीलिए इसे कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। मैसेंजर आरएनए अनुवादीकरण, प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तन। लाइसोसोम खोजकर्ता डी दुबे 1955 में यह एक थैलीनुमा संरचना है जो एक झिल्ली से घिरी होती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जब ये फटते हैं तो इनमें मौजूदा जल अपघटनीय एंजाइम विभिन्न कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कार्य अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ल्यूमेन मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ताराकाय सेंट्रोसोम खोजकर्ता टी वॉवरी 1888 में यह एक गोलाकार संरचना है जो केंद्रक के बाहरी सतह पर स्थित होती है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। यह 2 तरकू आकार की संरचनाओं से बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है जिसे सेंट्रियोस्फीयर कहा जाता है। कार्य कोशिका विभाजन में सहायक। तुर्क के तंतुओं का निर्माण। तुर्क तंतु एनाफेज 1 सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। गुणसूत्र। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वाल्डेयर द्वारा 1888 से 1889 में किया गया। इन्हें आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। एक केंद्रक में धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के मध्य अवस्था तथा पश्च अवस्था में ये पूर्ण गुणसूत्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। गुणसूत्र भुजाएं पूर्ण गुणसूत्र। आगे अलग से PDF आएगा एक और वीडियो बन के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।